हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में टेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टेंस को संक्षेप में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम टेंस के पहले काइंड्स यानी प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में आज हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे यानी वर्तमान काल को पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि टेंस के 3 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल और तीसरा और लास्ट फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल होता है। इस वीडियो में हम टेंस को पहचानेंगे। पहचानने का तरीका किसी भी हिंदी वाक्य में जो हमें किसी भी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने में मदद करेगी। मतलब आप किसी भी हिंदी वाक्य को देखकर यह पहचान सकते हैं कि वह किस टेंस से बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग सभी सेंटेंस के काइंड्स का स्ट्रक्चर भी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। और वीडियो के आखिरी में इसके यूजेज के बारे में भी पढ़ेंगे जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन बनाने में मदद करेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करें वरना समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल क्या होता है। तो बहुत आसान सवाल है। अगर प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन को देखें तो कहता है A present tense is used for verbs that tell action is happening right now. Means present tense का प्रयोग verb के लिए किया जाता है जो बताता है कि कार्य यानी एक्शन अभी हो रहा है। जैसे I eat a mango means मैं आम खाता हूँ। यानी इस सेंटेंस में जो वर्ब है, कौन है वर्ब? तो इसमें इट है वर्ब जो यह बतलाता है कि कार्य अभी हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? तो ईट खाता हूँ, यही कार्य हो रहा है। मैं आम खाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट आई है यानी मैं, जिसके द्वारा आम खाया जाता है और बताता है कि वर्तमान में मैं आम खाता हूँ। इसलिए यह वाक्य यानी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब करता है। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के काइंड्स पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यह बतलाया था कि हर टेंस के 4 भागों में बांटा गया है। इसलिए प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? तो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो रहा प्रेजेंट टेंस के चारों भाग। तो अब हमें हर एक भाग को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब इसमें टाइम निश्चित नहीं रहता कि कोई भी कार्य कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। जैसे आई लिव एट पटना, मैं पटना में रहता हूँ। कब से रहता हूँ, कब तक रहूँगा, कुछ नहीं पता। इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं क्योंकि टाइम निश्चित नहीं रहता, टाइम गिवन ही नहीं है यहाँ पे। सो वी कैन से दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हमें किसके लिए होता है? तो हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब आदतें जो आपकी होती है, हमारी होती है, उसको भी डिस्क्राइब करता है। सेकंड अनचेंजिंग सिचुएशन, मतलब न बदलने वाली स्थिति को भी डिस्क्राइब करता है। थर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ को भी डिस्क्राइब करता है, यानी विश्वव्यापी सत्य, जो दुनिया में जो भी चीज़ है वो सत्य है, वो उसको भी डिस्क्राइब करता है। और फोर्थ है फिक्स्ड अरेंजमेंट। फिक्स्ड अरेंजमेंट करने का मतलब ये कि तय किया हुआ व्यवस्था जो पहले से पता ही है कि होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानें किसी भी हिंदी वाक्य को देखकर। तो बहुत सिंपल है। जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया का अंत ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते है से हो, तो सेंटेंस यानी वाक्य की क्रिया यानी वर्ब
प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं जाता हूँ, वह जाता है, मैं जाती हूँ, वह जाता है, वे जाते हैं, तुम जाते हो। तो इस एग्जाम्पल से हम पहले पहचानेंगे कि कैसे यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया का अंत ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो से हो तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल है मैं खाता हूँ। इसमें क्रिया है जाता हूँ, यानी इसकी क्रिया का अंत ता हूँ से हो रहा है, इसलिए यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। यह उसका उदाहरण है। उसी तरह से मैं जाती हूँ, ती हूँ से अंत हो रहा है। वह जाता है, ता है से अंत हो रहा है। वह जाती है, ती है से अंत हो रहा है। वे जाते हैं, ते है से अंत हो रहा है। तुम जाते हो, ते हो से अंत हो रहा है। इस प्रकार से ये सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्क्राइब करता है। क्लियर है? अब हम स्ट्रक्चर या रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा एंड देन प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स। मतलब इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म या V5 फॉर्म होगा एंड देन अदर वर्ड्स, मतलब अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो किस और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग होगा यानी V1 फॉर्म, और किस के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी V5 का प्रयोग होगा। तो इसे समझने के लिए आप इस वाले टेबल को देखें और समझें। इसमें सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जो बोलता है, जो व्यक्ति बोलता है, यानी आई एंड वी, मैं और हम या हम लोग। इसमें आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, इसलिए आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे आई गो टू पटना, मैं दिल्ली जाता हूँ। इसमें आई गो टू पटना में गो वर्ब है और गो V1 फॉर्म में है अपने, इसलिए गो वर्ब है। यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर यानी आई के साथ वर्ब का V1 फॉर्म प्रयोग होगा। ओके, अब फर्स्ट पर्सन के प्लूरल को देखते हैं, जो है वी, यानी हम या हम लोग कहें उसे। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। वी गो टू स्कूल, इसमें गो वर्ब है जो अपने V1 फॉर्म में है, यानी हम लोग स्कूल जाते हैं। इसमें भी गो वर्ब है और वर्ब का V1 फॉर्म पर प्रयोग हुआ है। अब सेकंड पर्सन में आते हैं। तो सेकंड पर्सन हम किसे बोलते हैं? सेकंड पर्सन हम बोलते हैं जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम बात करते हैं। इसमें यू होता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसा होता है, उसकी सेम स्पेलिंग होती है, यू ही होता है, इसलिए वर्ब भी समान यूज होगा। जैसे यू गो टू स्कूल, आप इसे तुम स्कूल जाते हो क्या भी कह सकते हैं और तुम लोग स्कूल जाते हो ये भी कह सकते हैं। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो उसे हम तुम बोलेंगे और प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो बोलेंगे तुम लोग स्कूल जाते हो। इसमें भी वर्ब गो है और V1 फॉर्म में है। अब है थर्ड पर्सन, मतलब जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में कौन कौन होता है? तो ही, सी, इट, या कोई एक व्यक्ति का नाम, सिंगुलर एक नाम जैसे राम, या कोई एक सिंगुलर कॉमन नाम जैसे बॉय, ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, ये भी ले सकते हैं। इन सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी V5 फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे ही इट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। इसमें ही जो है क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी इट्स एन एप्पल, ये भी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और इसके साथ इट्स जो है इट का पांचवा फॉर्म है, V5 फॉर्म है जो यूज हुआ है। इट इट्स ग्रास, इट का प्रयोग हम करते हैं किसी निर्जीव या छोटे जानवर के लिए प्रयोग करते हैं, छोटे जानवर के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इट इट्स ग्रास। इट भी क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और यहाँ मैंने
इट्स लिखा है, यानी इट का V5 फॉर्म, वर्ब का 5वां फॉर्म लिया है। अगर कोई सिंगुलर ये लेते हैं, नाम लेते हैं किसी का सिंगुलर नेम, तो राम इट्स एन एप्पल। राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और उसके साथ भी इट्स का प्रयोग किया गया है, वर्ब का 5वां फॉर्म है। जो कि अब लेते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर कॉमन नाउन में बात करते हैं, तो द बॉय, बॉय क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। इसके साथ भी इट्स का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ये भी क्या है, इट का V5 फॉर्म है, 5वां फॉर्म है वर्ब का। तो ये तो इन सभी थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यानी इट का 5वां फॉर्म इट्स का प्रयोग हुआ है। इस यहाँ तक क्लियर है कि हम सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ वर्ब का 5th फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये तो रहा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एवं रूल। अब है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ कहता है कि डू या डज, मतलब हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा और किसके साथ डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ डू है वर्ब डू का V1 फॉर्म, क्लियर है, और डज है वर्ब डू का V5 फॉर्म। तो जिस प्रकार थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ वर्ब का 5th फॉर्म का प्रयोग किया गया एफर्मेटिव सेंटेंस में, उसी तरह डज का प्रयोग भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ होगा और बाकी पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, मैं सेब नहीं खाता। यह एक निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है। आई, और जानते हैं कि आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डू का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही डज नॉट ईट एन एप्पल, मतलब वह सेब नहीं खाता है। यहाँ देखते हैं ही जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक बात नोट कर लें, जब सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग हो गया हो तो वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में ही रहेगा। जैसे ही डज नॉट ईट एन एप्पल, यहाँ डज लगते ही इट जो इट्स में होता था एफर्मेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर डज लगने के बाद यह इट हो जाएगा, क्योंकि डज तो ऑलरेडी वर्ब डू का V5 फॉर्म है। अब तीसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, तो तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इसके दो काइंड्स होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और सेकंड होता है WH क्वेश्चन। तो पहले यस नो क्वेश्चन को देखते हैं। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है वैसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई यस या नो में ही देना है। जैसे डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, मतलब इसका आंसर आपको यस या नो में देना होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, तो सबसे पहले डू या डज को हम रख लेंगे, तब उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट का केस होगा निगेटिव का तो आप सब्जेक्ट के बाद उसको नॉट को रख देते हैं, उसके बाद प्लस V1 फॉर्म, क्योंकि डज या डू लगेगा तो वर्ब का V1 फॉर्म ही यूज होगा, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना, बिल्कुल भी ना भूलें। यानी यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और डू या डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। अब डू होगा या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा लेंगे, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो डज लगेगा और बाकी के साथ डू होगा। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। यहाँ डू का प्रयोग हमने किया है क्योंकि यू जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ डू का ही प्रयोग होता है, इसलिए अब तीसरा हम एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर दिया है नॉट को लगा करके। याद रखें नॉट का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे। अब है लास्ट है WH क्वेश्चन, मतलब
W से स्टार्ट होगा और या H से स्टार्ट होगा वैसा क्वेश्चन, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। तो देख सकते हैं आपकी W से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, और हाउ H से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मीन्स कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा, ये WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट का केस होगा तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट को रख देंगे, वरना स्किप कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सीधे वर्ब पे आएंगे, तो वर्ब का V1 फॉर्म यूज होगा, और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं उसे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, याद रखना है आपको। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। दूसरा है एग्जाम्पल है, वह क्यों नहीं जाती है, वाई डज सी नॉट गो। तो आपको डू या डज कहाँ लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप डिसाइड कर लीजिए। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा, जैसे ही, सी, इट, राम, कोई एक नाम हो गया या कोई एक सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया, तो उसके साथ डज, और बाकी के साथ आप डू का प्रयोग कर ले। तो ये तो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचानने का तरीका एवं स्ट्रक्चर्स। अब है इसके यूजेज यानी प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो पहला यूजेज होगा कहाँ, फॉर हैबिट्स, यानी आपकी जो आदतें हैं डेली लाइफ में उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, ये मेरी आदत है, ये आपकी आदत है। तो गेट अप जो है, यहाँ गेट जो है वो वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दे वॉच WWE रेगुलरली, ये लोग हमेशा WWE देखते हैं, ये भी आपकी आदत है। और ये सब क्या कर रहा है, ये सब सेंटेंस में हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो भी वर्ब यूज हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सेकंड है फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स, मतलब वैसे कार्य जो रिपीट होगा, जैसे आई कैच द टैक्सी एवरी इवनिंग, मतलब हर शाम को मैं क्या करता हूँ, टैक्सी लेता हूँ, ये रोज रिपीट होता है हर शाम को, इसलिए इसका वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इट रेन्स एवरी आफ्टरनून, आफ्टरनून को क्या करता है, हर दोपहर को, मतलब इन द हॉट सीजन में, मतलब हर ग्रीष्म ऋतु के प्रत्येक दोपहर को क्या करता है, वर्षा होती है। ये भी सभी क्या है, ये सब रिपीटेड एक्शन यानी कार्य है, इसमें भी क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। थर्ड है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी विश्वव्यापी सत्य के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो यूनिवर्स में जो भी बातें हैं, ऐसी बातें जो कि एकदम सत्य है, उसको कोई नहीं मतलब चेंज कर सकता है उसको। जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, ये सत्य बात है, ये इसमें कोई 0 डिग्री पे ही फ्रीज होता है, मतलब बाकी जो है पानी जो है वो 0 डिग्री पर ही जमता है। यह विश्वव्यापी सत्य, इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी सत्य बात है, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। चौथा है फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, मतलब दिशा या निर्देश देने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। लाइक टेक मेडिसिन एट टाइम, समय पर दवाई लेना, ये तो निर्देश है, और इसका टेक जो यहाँ पे वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ है फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट, मतलब पहले से तय योजना, जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, मीन्स मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, फ्यूचर में है, आपको लग रहा होगा, पर यह अरेंजमेंट पहले से तय है, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यहाँ पे लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगले वीडियो में इसके अगले भाग को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।